सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 8 की जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसका चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है कानूनों की समझ, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं उनकी बात करेंगे, फिर हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे और उसके बाद हम अंत में पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ में जो शब्द आए हैं उनकी बात करता हूं मैं। कानून, हमारे पाठ का नाम ही है कानूनों की समझ। तो कानून क्या होता है? कानून किसी देश या राज्य में निर्मित नियमों का प्रारूप होता है, यानी एक नियम बनाया हुआ होता है और उसके ऊपर सबको उस नियम को मानना होता है, उसको कहते हैं कानून। संसद, ये पहले आ चुका है। भारत में लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों को संयुक्त रूप से संसद कहा गया है। एक नया शब्द इस पाठ में है, राजद्रोह। तो राजद्रोह का अर्थ है किसी राज्य या देश के लोगों के द्वारा स्थानीय सरकार के विरुद्ध व्यवहार करना। एक नया शब्द है इसमें, समानता। तो सभी नागरिकों को समदृष्टि से देखने व समान अवसर देने की प्रक्रिया को समानता कहा गया है। संविधान, संविधान किसी देश में संचालित नियमों का एक सामूहिक स्वरूप है। यानी संविधान एक पुस्तक है जिसमें किसी देश में संचालित नियमों को सामूहिक रूप से उसमें लिखा हुआ है, वो संग्रह एक। राज्यसभा, भारत में संसद का उच्च व स्थायी सदन। आलोचना, ये देखिए एक नया शब्द है, किसी कानून या नियमों के विरुद्ध बोलना, आलोचना, उसकी आलोचना करना। दमनकारी, स्वतंत्र व स्वाभाविक विकास व अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना, इसे कहेंगे दमनकारी। गैर कानूनी, नियमों के विरुद्ध आचरण करने की प्रक्रिया को गैर कानूनी कहा जाता है। संविधान संशोधन, पूर्व निर्मित नियमों में बदलाव या हेरफेर करने की प्रक्रिया। यानी संविधान में कोई पहले नियम बनाया हुआ है, उसमें या तो कोई बदलाव करते हैं, कोई संशोधन करते हैं, तो उसको कहेंगे संविधान का संशोधन। अब इस पाठ के सारांश को हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमारा संविधान कानून पर आधारित शासन की स्थापना करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, अमीर हो या यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों का इस पर विवाद है। एक इसका कारण तो यह है कि अंग्रेजों का कानून मन पर आधारित था। दूसरा कारण यह है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों में के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट व रोलेट एक्ट 1919 अंग्रेजों के मनमानेपन की मिसाल थी। यानी उस कानून का कोई भी नैतिक आधार नहीं था, कोई समानता नहीं थी। जैसे उनका मन किया उसी प्रकार से नागरिकों के मूल अधिकारों को हनन करते हुए ऐसे कानून अंग्रेजों ने बनाए थे। रोलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलेट एक्ट के खिलाफ थे और भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट को लागू कर दिया गया, यानी रोलेट कानून को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा और इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन
सभा का आयोजन किया गया और जिस समय ये सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का ये सारे रास्ते बंद कर दिए और बिना चेतावनी दिए हुए, बिना वार्निंग दिए हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य लोग जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। अब ये नीचे जो पेंटिंग है इसमें जलियांवाला बाग जनसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया है। अमृतसर में यदि आप आज भी जलियांवाला बाग को देखने के लिए जाते हैं तो उसमें आज भी जो जलियांवाला बाग की दीवारें हैं उस पर आपको गोलियों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। वहाँ एक कुआं था, लोगों ने बचने के लिए उस कुएं में छलांग लगाना प्रारंभ कर दिया और कहते हैं कि पूरा कुआं लोगों से भर गया था। यदि आप अमृतसर जाते हैं तो जलियांवाला बाग को अवश्य देखिएगा। तो अब हम नीचे जो ये जो पेंटिंग दिखाई गई उस पेंटिंग को हम देखते हैं। ये जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है उसको उन्होंने दिखाया गया है। ये देखिए, ये देखिए किस प्रकार से ये पूरा दृश्य दिखाया हुआ है। लोगों की लाशें बिछी हुई है, सैकड़ों क्या इसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो इस प्रकार से ये अंग्रेज़ों ने कैसे अत्याचार किए थे उसकी एक छोटा सा एक नमूना था ये। अब नए कानून किस तरह से बनते हैं, हमें कानून का मतलब समझ में आ गया। कानून की नज़र में सारे बराबर होते हैं, अमीर गरीब, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, राज्य सरकारी अधिकारी, सब पे कानून समान रूप से लागू होते हैं। तो नए कानून बनाए कैसे जाते हैं? कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून संसद में या जो राज्यों की विधानसभा होती है उनमें कानून बनाया जाता है। तो संसद की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं और ये संसद की जिम्मेदारी है कि वे लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो उसे सामान्यतः घरेलू हिंसा कहा जाता है। अब एक अच्छा इसमें प्रश्न भी बन रहा है, घरेलू हिंसा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया और दोनों सदनों में मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया और 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। नागरिकों की कानून बनाने में अहम भूमिका होती है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। नागरिकों की आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबारों के संपादकीय, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के द्वारा सुनी और व्यक्त की जा सकती है। कई बार इस प्रकार के अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून आ जाते हैं जिसका लोग विरोध करते हैं। तो इसमें एक ये सामने चित्र में किसी कानून का विरोध करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और कई बार संसद एक ऐसा कानून बना देती है या पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। अगर कानून किसी समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा, टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो संबंधित कानून सही नहीं है वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में भी जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द भी कर सकती है। तो इस प्रकार से ये कानूनों की समझ का एक सामान्य पाठ था और अब इसके हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। देखिए, इसकी जो पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं और अपने शब्दों में इसका आप उत्तर लिखिए और अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। देखिए,
इसका उत्तर होगा कानून का शासन। नंबर 1, सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। नंबर 2, कानून जाति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। और नंबर 3, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा है। अब इसका उदाहरण देखिए आप। दो व्यक्ति वाहन चलाते समय लाल बत्ती पार करते हैं और यातायात पुलिसकर्मी द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है। उनमें से एक व्यक्ति पुलिसकर्मी को रिश्वत देता है और छूट जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, तो उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है और उसे चालान जारी कर दिया जाता है, यानी उसको जुर्माना उसके लगा दिया जाता है। अतः यातायात पुलिसकर्मी व पहले वाले व्यक्ति दोनों ने कानून के शासन का उल्लंघन किया था। प्रश्न नंबर 2 देखिए। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से 2 कारण बताइए। इसका उत्तर है, इसके निम्न कारण हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार ने तो कानूनों को मनमाने तरीके से लागू किया था, जैसे राजद्रोह एक्ट 1817। दूसरा, ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीकों से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। महिला संगठनों की भूमिका। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा होती थी। नंबर 2, 1990 के दशक के दौरान सार्वजनिक बैठकों और महिलाओं के संगठनों जैसे विभिन्न मंचों पर एक नए कानून की आवश्यकता को उन्होंने उठाया था। और नंबर 3, 1999 में राष्ट्रव्यापी वकीलों, कानून के छात्रों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार किया था, यानी एक प्रारूप उसका तैयार किया था। नंबर 4, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए थे। और नंबर 5, 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। अब इसका चौथा प्रश्न देखिए। अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य, जो पेज नंबर 44 और 45 से पे आए हैं, निम्नलिखित वाक्य से आप क्या समझते हैं? अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। देखिए इसका उत्तर है, ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार ने बहुत से ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे। यह कानून का शासन नहीं था, क्योंकि कानून का मतलब भेदभाव नहीं होता। नंबर 2, राष्ट्रवादियों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। यह संघर्ष समानता पर आधारित था, क्योंकि वे ऐसा कानून चाहते थे जो भारतीयों और ब्रिटिश लोगों के लिए एक जैसा हो। और नंबर 3, राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना मजबूरी हो। और नंबर 4, राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। अब प्रश्न नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए? घरेलू हिंसा, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, और तो यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक हो सकता है। अब नए कानून द्वारा महिलाओं को क्या अधिकार मिल गए? देखिए, नंबर 1, यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। नंबर 2, किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ महिलाएं सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। अब ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे।
अब इसमें कुछ प्रश्न जो आपके गतिविधि आधारित प्रश्न इसमें कुछ हो रहा है, थोड़ी सी उसकी हम बात कर लेते हैं। ये पेज नंबर 43 पे एक प्रश्न है कि एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया है? इसका उत्तर होगा हमें लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने बिल्कुल गलत काम किया है, क्योंकि सरकारी अधिकारी को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए था। अपने बेटे के लिए उसको कानून को छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 2, क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? इसका उत्तर होगा उसे कानून से केवल इसलिए माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है। अब इसमें बहुत से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं कि देखिए, इसमें छोटे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी है और बड़े प्रश्न भी हैं। छोटे प्रश्न है उसकी बात करते हैं। रॉलेट एक्ट का प्रबल विरोध किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग में किस ब्रिटिश अधिकारी ने गोलियां चलवाई? इसका उत्तर होगा जनरल डायर ने। और किस कानून के तहत बेटे बेटियां और उनकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? इसका उत्तर है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। सर्वाइवर से क्या आशय? सर्वाइवर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती है, इनको ही सर्वाइवर कहा जाता है। कुछ इसमें बड़े प्रश्न भी हो सकते हैं, जैसे रॉलेट एक्ट क्या था? तो इसका इसमें लगभग उत्तर आ गया है बीच में, जो पाठ का सारांश था। और 1870 के राजद्रोह एक्ट को समझाइए। महिलाओं को घरेलू हिंसा से अपनी सुरक्षा हेतु पारित 2 कानून बताइए। और नए कानून कैसे बनते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर होगा कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह प्रक्रिया कई प्रकार से आगे बढ़ती है। संसद स्वयं भी विचार करके नए कानून बना सकती है, लेकिन आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं, मांग करते हैं, और यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। अतः संसद लोगों की मांग पर विचार करके कानून पारित कर देती है। इस तरह नए कानून अस्तित्व में आ जाते हैं। तो ये कानूनों की समझ का पाठ था। इसके बाद में नेक्स्ट जो पाठ आएगा हमारा वो न्यायपालिका से संबंधित होगा। तो इम्पोर्टेंट और उपयोगी पाठ है, अच्छी प्रकार से ध्यान से इसको समझिए और इसको आप मनन कीजिए, और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आप अपनी नोटबुक में उनको अच्छी प्रकार से कर लीजिए। और इस चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।